क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दे रखा है आपको, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल इन राइट ट्रायंगल। एक राइट ट्रायंगल के अंदर एंगल बी और एंगल की है क्या है, एक्यूट सच दैट, इसमें क्या दे रखा है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हमारे को ये गिवन है, ये इतना गिवन है, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है सच दैट एंगल ए कोस ए इक्वल टू कोस बी, और शो करना है हमारे को एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूव करना है। तो देखो कैसे होगा, एक तो आसान मेथड है, एक राइट ट्रायंगल के अंदर ये तो 90 डिग्री होता है तो ये तो एक्यूट होता नहीं, ये दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। तो एक ले लो एंगल ए, एक ले लो ये एंगल बी, ठीक है, ये तीसरी साइड लेते हैं उसकी। तो एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल थे, तो एंगल ए और एंगल बी मैंने यहाँ पर ले लिए, ठीक है। तो एंगल इक्वल टू एंगल बी है, ठीक है। तो हमारे को एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव करना है। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन क्या है हमारे को, यहाँ से कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। अब कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एंगल ए के हिसाब से बेस हमारा क्या हुआ, बी एसी, और हाइपोटेन्यूस कितना हुआ, ए बी। ऐसी एंगल बी के हिसाब से बेस की कौन सा वीडियो हो गया, पॉज हुई है। नहीं सर चल रही है। नहीं सर ठीक चल रही है। AC इज इक्वल टू BC। क्या आ गया मेरा, यहाँ पे भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लगा दिया, इधर भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लगा दिया, बट एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लगाया है यहाँ पर। यहाँ पे एंगल बी के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लगाया, ए बी से ए बी कट गया और AC इक्वल टू BC आ गया। अब इन राइट ट्राइंगल, अगर आपको याद होगा कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल है तो उन साइड के अपोजिट जो दो एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो AC देखो साइड कहाँ है, AC हमारी ये रही, तो AC के अपोजिट B आ गया और BC के अपोजिट A आ गया। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया। क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। सर एक बार फिर से बता दो सर, वो वीडियो पॉज हो गई थी। कुछ नहीं, यहाँ पे लगाया कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस बी लगाया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये एंगल ए के हिसाब से बेस ये लिया और हाइपोटेनियस ये ली। एंगल बी के हिसाब से बेस हमारा ये हो गया और हाइपोटेनियस हमारी ये हो गई। ए बी से ए बी कट गया, AC इज इक्वल टू BC आ गया। अब AC अगर BC के बराबर है, AC अगर BC के बराबर है, तो 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो जो एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट दो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो AC के सर अपोजिट क्या कौन बोला सा आपने एंगल है, इसी के बाद? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब ये एक ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड आपस में इक्वल है तो ये और ये इक्वल है ना, तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, B, और इसके अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, A। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। एंगल A इक्वल टू एंगल B। सर ये पहला मेथड है। आवाज आ रही है,
हाँ जी सर। जी सर। ये आ रही है सर। वीडियो ठीक हुई कि नहीं हुई? आपका सर थोड़ा जूम कर दो। होगी सर वीडियो ठीक। तो ये आ गया समझ में आपको? ये चीज समझ में आ गई आपको? सर नहीं आया, आगे डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा बताना। आगे सर। यस सर। कहाँ से नहीं समझ में आया? कहाँ से नहीं समझ में आया, फटाफट बताओ। स्टार्टिंग से नहीं आया सर, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया था। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल दे रखे हैं, कोस ए इक्वल टू कोस बी दे रखा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव करना। कोस इक्वल टू कोस बी में मैंने एक ट्रायंगल के अंदर कोस इक्वल टू कोस बी लिखा, एंगल ए के हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख लिया। एंगल ए के हिसाब से बेस ये है और हाइपोटेन्यूज ये है। कोस बी के एंगल बी के हिसाब से बेस ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दिया। इसको इससे कैंसिल कर दिया, AC इक्वल टू BC आ गया। अब एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो नाइन्थ में थ्योरम पढ़ी थी कि उनके अपोजिट दो एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, तो AC के अपोजिट एंगल बी और BC के अपोजिट एंगल A वो भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, अगला देखो जी। इसी को देखें तो क्या था हमारा क्वेश्चन? सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड, इस सेकंड मेथड में क्या करते हैं, क्वेश्चन वालों ने बोला था एंगल ए और एंगल बी दो एक्यूट एंगल है, तो उस जो मैंने अभी मेथड कराया उसमें तो एक ही ट्रायंगल के अंदर हमने ए और बी ले लिया था। यहाँ पर हम दो अलग अलग ट्रायंगल लेते हैं। मान लो एंगल ए यहाँ पे ले लिया और एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, एंगल बी यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे कोई भी लेटर दे दो, CDEF। एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल। ठीक है, गिवन क्या हमारे पास? वही एंगल ए एंड एंगल बी हमें क्या दे रखा है? आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। टू प्रूफ क्या करना है हमारे को? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो प्रूफ देखो कैसे कर रहे होंगे। क्या क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर, सर कुछ नहीं, आगे समझ में। कोस ए इज इक्वल टू कोस बी ये हमें गिवन है। अब पहले हमने एक ट्रायंगल के अंदर एंगल ए और एंगल बी दोनों एक ही ट्रायंगल में लेते हैं। अब कई टीचर दो अलग अलग ट्रायंगल लेते हैं, तो मैं उससे भी सिखा रहा हूँ। एंगल ए के हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? AD अपॉन AC। और एंगल बी के हिसाब से हमारे पास एंगल बी के हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? BF अपॉन BE। दोनों की रेशियो बराबर है, लेट कर लो कि हाँ भाई अच्छा इसमें क्या कर लो, एक ना अभी चैप्टर पढ़ाना है तुम्हारे को। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, पहले वो एक छोटी सी चीज देख लो। मान लो सिमिलर क्या होती है कि मान लो बड़ी एक छोटे साइज में या बराबर साइज में, मतलब दिखने में सेम, कोई भी दो शेप आपस में दिखने में सेम होती है तो आप क्या बोलते हो? वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ऐसे बोलते हो ना।
अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होती है तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं। मतलब मान लो ए बी सी ये ट्राइंगल में पड़ेंगे, सिमिलर है डी ई एफ के ट्राइंगल के, डी ई एफ ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर। तो सिमिलर का एक सिमिलर, ये दो ट्राइंगल ना सिमिलर प्रूव करनी पड़ती है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करनी है। अच्छा वो प्रूव करने का प्रोसेस मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या हो जाता है उससे, उससे होता है कि हमारा एक तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी आ जाता है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई आ जाता है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। इसको कहते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। एंगल ए और एंगल डी आपस में कोरस्पोंडिंग एंगल है, एंगल बी और एंगल ई आपस में कोरस्पोंडिंग एंगल है, एंगल सी और एंगल एफ आपस में कोरस्पोंडिंग एंगल है। तो अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर होगी तो इनके कोरस्पोंडिंग एंगल ठीक हो गया। सर तो वही 9th वाला वो सही तो एसएसएस congruent आरएचएस। कैसे prove करेंगे? एक तो देखो 9th में हमने पढ़ी थी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सिमिलर तो नहीं पढ़ा था ना, 10th में हम सिमिलर भी पढ़ेंगे। हमने 9th में पढ़ी थी, मतलब कॉन्ग्रुएंसी जैसे ही कुछ रूल होंगे जो सिमिलर को प्रूव करेंगे। और सिमिलर में क्राइटेरिया क्या होता है कि दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने का एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ, वो होता है एस एस एस। एस 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 में क्या होता है कि साइड तीनों की कोरस्पोंडिंग साइड की रेशो इक्वल आएगी। रेशो इक्वल कैसे आती है, जैसे ए बी अपॉन डीई, ये कोरस्पोंडिंग साइड की रेशो है, ए बी अपॉन डीई, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ, ये ए सी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन डीई, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ, ये कोरस्पोंडिंग साइड की रेशो है। अगर ये तीनों इक्वल हो गई तो डेट में एस 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 से ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो तुम्हारे को क्या करना है, कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो को इक्वल दिखलाना है। ठीक है, तो ये वाला जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ इसमें भी देखो आपको एंगल ए को एंगल बी के बराबर दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दूंगा, उसकी वजह से कोरस्पोंडिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मेरा अब एम क्या है कि मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दूं। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर मैं कैसे करने वाला हूँ, कोरस्पोंडिंग साइड की रेशो ऐसे इक्वल दिखला दूंगा। जैसे ही कोरस्पोंडिंग साइड की रेशो इक्वल हो जाएगी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूफ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो जो एडी है उसके कोरस्पोंडिंग वहां पे क्या है, बी एफ। तो देखो बी एफ उधर है, बी एफ को इधर ले जाता हूँ, एसी को उधर ले जाता हूँ, एडी बी एफ को इधर ले जाओ, एडी के कोरस्पोंडिंग बी एफ है तो बी एफ को नीचे ले जाओ, एडी अपॉन बी एफ और एसी को उधर ले गए, एसी अपॉन बीई, एसी का है एसी अपॉन बीई। तो देखो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस तो है, ठीक है। तो इसको फिलहाल के लिए मैं लेट कर लेता हूँ कि ये कोरस्पोंडिंग साइड दोनों ट्राइंगल की दो साइड की रेशियो तो देखो इक्वल है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस तो आपस में इक्वल है, ठीक है। और इसको भी क्या लेट कर लेते हैं हम, के लेट कर लेते हैं, इनकी रेशियो इक्वल है, उसका आंसर मान लेते हैं कि के आएगा। उसका आंसर क्या लेट कर लेते हैं कि के है, ठीक है। अब क्या करना है आपने, आप अब आपकी तीसरी साइड कौन सी बच रही है, ये सी डी अपॉन ई एफ, सी डी अपॉन सी डी अपॉन ई एफ बच रहा है ना। अच्छा पाइथागोरस से सी डी की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, एसी का स्क्वायर माइनस एडी के स्क्वायर का रूट, ई एफ की वैल्यू निकालो, इसमें भी कैसे बाय पाइथागोरस क्या होगा, बीई का स्क्वायर माइनस बी एफ का स्क्वायर का रूट। इतना समझ आ गया ना पाइथागोरस। सही लेट के यहाँ से बता दो। लेट के यहाँ से बी एफ को नीचे ले गए, एसी को ऊपर ले गए और इनकी रेशियो इक्वल है, उसको के लेट कर लेंगे।
तो हमारी इस ट्राइंगल सर ये इन दोनों नीचे ट्राइंगल आगे क्या ये आपने ऊपर नीचे कैसे कर दिया AD इक्वल्स टू AC? क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो अगर आपको कंफ्यूजन है तो। ठीक है क्रॉस सर। मल्टीप्लाई करके हो जाती है ये। आप मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगर कोई कहता है कि सर ऐसे नहीं होती, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके AD इंटू BE इक्वल टू BE इक्वल टू BF इक्वल टू AC आ जाएगा ना। फिर जिसको जिसके नीचे रखना है उसको नीचे रख दो, तो AD के नीचे अपने आप BF आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? CD वाला समझाना एक बार, CD अपॉन EF वाला। अबे भाई सुन तो लो, मैं तो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये तो अपने आप ही कर दूंगा रिपीट। इतना आ गया समझ में? यस सर। हाँ सर आ गया। तो इतनी इस ट्राइंगल के अंदर देखो कि दो ये ट्राइंगल थी, इसमें दो ट्राइंगल में दो साइड की रेशियो इक्वल आ गई है। मुझे तीनों साइड की रेशियो इक्वल दिखलानी है, तो दो साइड की रेशियो जो इक्वल आई है वो मैंने लेट कर लिया के। अब मुझे इस तीसरी साइड की जो रेशियो है, अगर इसको भी मैंने के ला दिया तो ये तीनों साइड की रेशियो क्या हो जाएगी? इस ट्राइंगल की तीनों कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो क्या हो जाएगी? इक्वल। यहां से हम ना क्या करेंगे, पहले AD की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई से निकाल देते हैं। AD की वैल्यू कितनी आएगी? KBF। इसको के बराबर रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और इसको के बराबर रखोगे तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? KBE। इसको भूल जाओ, पहले BF को उधर लेके जाओ, AD की वैल्यू KBF, और AC की वैल्यू निकालनी है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके AC की वैल्यू आएगी KBE। ठीक है, सर अब AD AD की वैल्यू KF कैसे आएगी? क्या? क्रॉस AD मल्टीप्लाई की कर, वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इस के बराबर रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको भूल जाओ ना। सर फिर AC में कैसे करेंगे? AC तो में इक्वल्स टू BE। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है सर। अब AD और AC इन दोनों की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ये जो CD अपॉन EF है, CD की वैल्यू आपको पाइथागोरस आती है ना, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो CD की वैल्यू वहां से निकल जाएगी AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर का रूट बाय पाइथागोरस। यहाँ पे लिख लो। दिखाऊं क्या ये करके? ये आपको नहीं जो सर आगे हाइपोटेन्यूस का समझ गए। स्क्वायर आ गया ना, तो यहाँ से CD की वैल्यू पाइथागोरस से निकालोगे तो ये आ जाएगी, EF की वैल्यू निकालोगे पाइथागोरस से तो ये आ जाएगी। अब AD और AC की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट करनी है। AC की वैल्यू कितनी आ गई? के स्क्वायर BE स्क्वायर। AC की वैल्यू KBE थी ना, तो AC स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर BE स्क्वायर आ जाएगी। AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैमरा राइट में कर दो। सर एक बारी दोबारा बताना है, ये आप AD की वैल्यू कैसे निकाली आपने? क्रॉस में, इसको भूल जाओ, इसको सर भूल एक जाओ, बार कैमरा राइट में कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको इक्वल करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AD की वैल्यू KBF आ जाएगी। इसको इसके इक्वल कर दोगे, AC की वैल्यू KBE आ जाएगी। और AD और AC की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। और यहाँ से देखो के स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है, वो के स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, और के स्क्वायर जो कॉमन लिया है उसको रूट से बाहर निकाल के ये रूट के स्क्वायर आ जाएगा, या के सर आपने स्क्वायर। K और BE का स्क्वायर अलग अलग क्यों लिखा है? एक मिनट रुक जाओ, ये रूट में अलग कर लो, इसको रूट में अलग कर लो। क्यों किया है सब बता रहा हूँ। ये देखो कट जाएगा, और स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, आंसर आ गया के। अब यहां तक दोबारा पूछो कि हाँ भाई किस बच्चे को क्या डाउट है।
यहाँ तक मुझसे डाउट ये CD और EF से समझा दो। ऐसे CD की CD बाय CD EF से CD समझा दो। CD अब CD की वैल्यू पाइथागोरस से निकाल दी ट्राइंगल से, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर का रूट आ गया। EF की वैल्यू भी ट्राइंगल में देख के पाइथागोरस लगा दो, तो EF की वैल्यू भी ये आ जाएगी। ठीक है, AD और AC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये आ गया। यहाँ से k स्क्वायर कॉमन ले लोगे, k स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे तो वो k ही आएगा। k स्क्वायर कॉमन लिया और रूट से बाहर कर दिया इसको, रूट k स्क्वायर आ गया। और अंदर क्या बचा, BE स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर का रूट, ये नीचे वाला और ऊपर वाला आ गया सेम, और स्क्वायर रूट कट के k आ गया। ये आ गया 1, ये आ गया 2। अब देखो इनकी रेशियो भी k थी और CD अपॉन EF की रेशियो भी k थी। इसका मतलब है ये तीनों साइड क्या सर नीचे का नहीं दिख रहा, रूट के स्क्वायर के बाद क्या करना है? रूट के स्क्वायर रूट कट के k आ गया ना, बस k लिखा है ना वो देखिए, ठीक है सर। ठीक है ठीक है। एक k आ गया बस, तो इसकी रेशियो k आ गई ना फाइनली। तो ये इसको दे दो 1, इसको दे दो 2। अब देखो इनकी रेशियो भी क्या थी और CD अपॉन EF की रेशियो भी क्या आ रही थी, दैट मींस ये तीनों रेशियो आपस में क्या है, इक्वल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AD अपॉन BF इज इक्वल टू AC अपॉन BE इज इक्वल टू CD अपॉन EF। अब ये अगर दोनों ये इन दोनों ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल होगी तो ट्राइंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ABC लेफ्ट में कर दो। is similar to triangle ABC is similar to triangle BEF। तो अब अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे आपस में, सर ट्रायंगल ADC आपने BC लिखा है। अच्छा तो एंगल ACD, तो एक होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल सिमिलर होगी तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आ जाएगा। इसको लिखते हैं हम बाय CPST। CPST का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। पहले CPCT पढ़ते थे ना, अब CPST कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये दो मेथड है, दोनों मेथड में से वैसे तो पहले वाला मेथड सारे बच्चों को बड़ा आसान लगा होगा, मगर ये वाला मेथड अपने टीचर से पूछ लेना कौन से वाला मेथड करना है। सर वैसे बोर्ड में कौन से मेथड से करना होता है? यार तुम अपने ना एग्जामिनर से बोले, मेरे हिसाब से तो दोनों ठीक है, मेरे हिसाब से तो दोनों ठीक। अगर एक ट्राइंगल में लेके चलोगे तो वही वाला करना पड़ेगा, दूसरे ट्राइंगल में लेके, दो ट्राइंगल में लेके चलोगे तो ये वाला। फिलहाल जो सेम क्वेश्चन ना NCERT के अंदर जो एग्जांपल में दे रखा है वो तो ये लॉन्ग मेथड से दे रखा है, लॉन्ग मेथड से करना जो बुक वालों ने दे रखा है, दो ट्राइंगल वाला। हाँ ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 करा दिया दो मेथड से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th पर आ जाओ पहले। सर कर लिया 10th। मगर मैंने मना किया था ना, मैंने मना किया था ना सारे बच्चों को, सबको तो सबने तो नहीं ट्राई करा होगा। नहीं सर। तो देखो क्या है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट, तो राइट एंगल यहाँ पर है वहां पे Q लगा दो, बाकी P और R कहीं भी लगा दो। इसमें कह रहा है PQ दे रखे हमारे को 5 सेंटीमीटर, PQ दे रखा है हमारे को 5 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है PR प्लस QR, PR प्लस QR गिवन है हमारे को इतना
25। तो गिवन में क्या लिखोगे? इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, और इसका कोमा बाकी पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर, और ये रिलेशन दे रखा है। फाइनली हमारे को निकालना क्या है? टू फाइंड में क्या करोगे? टू फाइंड के अंदर साइन पी, कोस पी और टेन पी, ये निकालना। साइन पी, कोस पी और टेन पी निकालने। तो कैसे निकलेंगे? तो साइन, पहले तो देखो हमारा एक ये रिलेशन दे रखा है, तो हम पहले ना इसके अंदर पाइथागोरस लगा देंगे। इन राइट, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5, प्लस यहां से आप जो गिवन रिलेशन है पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकाल दो, चाहे पी क्यू की वैल्यू निकाल दो। तो मैं क्यू आर की वैल्यू निकाल देता हूँ। सर पी आर है, पी आर प्लस क्यू आर। पी आर, तो यहाँ पी आर की वैल्यू चलो निकाल दो, 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर की वैल्यू लिख दो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। जो गिवन रिलेशन है उसमें से किसी भी एक साइड की वैल्यू निकालो और पुट कर दो। आप क्यू आर की वैल्यू भी निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये आ गया क्यू आर का स्क्वायर। इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 5 का स्क्वायर 25, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर हो गया कैंसल। तो ये कितना आ जाएगा? 625 माइनस का 50 क्यू आर 25। ये 50 क्यू आर को उधर ले जाओ, 25 को इधर ले जाओ, तो हमारा कितना आ जाएगा? 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। 25 को उधर ले गए तो 625 माइनस 25 600, और इसको इधर ले गए 50 क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आई? क्यू आर की वैल्यू सर आपने 100 क्यू आर स्क्वायर कैसे लिख दिया? क्या? माइनस क्यू आर स्क्वायर को प्लस क्यू आर स्क्वायर। हाँ जी सर, आपका ना 600 की जगह 650 आएगा। समझा नहीं मैं, क्या क्या कह रहे हो तुम? 600 ही 5 माइनस क्यू आर आएगा सर, वो माइनस हो सही जाएगा। है सर। अरे भाई, माइनस क्यू आर स्क्वायर की जगह प्लस क्यू आर स्क्वायर कहाँ लिखा है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी होता है, पता है तेरे को? अच्छा ठीक है सर, ठीक है। मुझे पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ रहा हुआ मन में तू। जी 0 से 0 कट गया, ये मेरा आ गया 12। तो ये मेरा आ जाएगा 12 आ गया। अब क्यू आर 12 आ गया, तो 25 माइनस क्यू आर था ना, तो पी आर कितना था? 25 माइनस क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू 12 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 13। पी आर भी आ गया, क्यू आर भी आ गया, और पी क्यू हमारे को गिवन ही था, तीनों साइडें पता चल गई। तो क्यू आर आया हमारे पास 12 और पी आर मेरे पास आया 13। अब मुझे निकालना क्या है? साइन पी, कोस पी और टेन पी। निकल जाएगा, तीनों साइडें निकल गई। बताओ साइन तो पी, बताओ निकाल क्या दिया। आएगा? सर साइन पी Sin P 12/13 आ रहा है। 12/13। और कोस पी 5/13। 5/13। और टेन पी भी बता दो। 12/5। सारे बच्चे चेक कर लो।
ठीक है, हाँ सर, वो मैंने ना PR निकाला था, तो उसमें 650/50 करा था मैंने, तो मेरा 13 आया था। आपने QR का निकाला है ना, तो इसलिए 12 हाँ है। हाँ, तो वो फिर समझ में थोड़ा सा चेंज आएगा ही ना, एग्जैक्ट नहीं है। कर दूं रब, आ गया ना समझ में सारे बच्चों को? कर दूं रब? सर 1 मिनट। बोलो। सर ये आवाज नहीं आ रही भाई तेरी क्लियर। सर a-b होल स्क्वायर के बाद से बता दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। qr स्क्वायर से ये qr स्क्वायर कट गया, ये 25 को इधर भेज दिया, -25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625, और ये माइनस का 50 r हो गया, और ये 25 का 25। 25 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 50 qr को वहां पे शिफ्ट कर दो। 25 को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो 600 आ जाएगा, 50 qr को वहां पे शिफ्ट करोगे तो प्लस 50 qr आ जाएगा। 50 से डिवाइड कर दो, 50 से डिवाइड करके qr की वैल्यू आ गई, qr की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके pr आ गई। ये होने वाला। ठीक है, हाँ जी। 11th क्वेश्चन देखो जरा। 11th क्वेश्चन के ये एक एक नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5 होमवर्क में, एग्जाम्पल 4 और इसी एक्सरसाइज का अगेन एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 2, ये 3 एग्जाम्पल करने हैं आपने। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5 होमवर्क में, प्लस क्वेश्चन नंबर 11th देखो। सर तो वेटिंग करवा टाइम। ही रहा हूँ, चलो कर लो, रीजॉइन कर लो।